तो बच्चों अध्याय 9 हमने पूरा कर लिया था। सजीवों की विशेषता और आवास को हम जान चुके हैं और आज इस भाग में हम सजीवों की इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है आवास किसे कहते हैं। हम अच्छे से पढ़ के आए हैं कि आवास क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए। तो किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु तथा अन्य जीव रहते हैं उसे ही हम आवास कहते हैं। आवास का अर्थ है एक निवास स्थान या एक घर। जीव अपने भोजन, पानी, हवा, आश्रय और अन्य सभी आवश्यकताओं के लिए या ज़रूरतों के लिए अपने आवास पर ही निर्भर करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि कई पौधे और जानवर अपना आवास साझा करते हैं, यानी एक ही आवास में कई सारे पौधे और कई सारे जंतु पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार से अनुकूलित है। ये भी हमने बातें की थी बच्चों। कैक्टस क्योंकि मरुस्थल में रहता है तो मरुस्थल में पाए जाने के लिए, वहाँ जीवित रहने के लिए इसमें कुछ विशेष अनुकूलन होते हैं। तो कौन कौन से अनुकूलन कैक्टस द्वारा किए जाते हैं चलिए देखते हैं। तो कैक्टस की पत्तियाँ छोटे छोटे कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस कारण ये जो कांटे नुमा संरचना है वो वाष्प उत्सर्जन के रूप में जो जल की हानि होती है उससे पौधे की रक्षा करती हैं, यानी इन कांटे जैसी पत्तियों से जल की हानि नहीं हो पाती है जितनी कि एक सामान्य आकार की पत्ती से होती है। इनके तनों के ऊपर मोम की मोटी परत पाई जाती है। ध्यान रखेंगे बच्चों कि एक मोटी सी मोम जैसी परत इनके तनों पर होती है और इस कारण प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का जो वाष्पन होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो काफ़ी कम होती है। इसके अलावा इन पौधों की जड़ें भूमि में बहुत गहराई तक जाकर जल को तथा जो अन्य आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे कि खनिज लवण, उन सभी को आसानी से अवशोषित कर पाती है। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कुछ यहाँ रिक्त स्थान है, हम एक एक करके देखते हैं। पहला है पौधे और जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें उनके आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं। क्या कहते हैं बच्चे उनको? उन लक्षणों को हम अनुकूलन का नाम देते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को हमने बात की थी बच्चों कि स्थल पर जो पौधे और जंतु पाए जाते हैं उनके आवास स्थलीय आवास कहलाते हैं। ऐसे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे आवास जलीय आवास कहलाते हैं। मृदा, जल और वायु किसी आवास के किस प्रकार के घटक हैं? तो याद रखेंगे बच्चों कि मृदा, जल और वायु किसी आवास के अजैव घटक कहलाते हैं। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं ये परिवर्तन उद्दीपन कहलाते हैं। तो एक बार वापस सभी उत्तर देख लेते हैं। तो पहले में हमने बात करी जो विशिष्ट लक्षण है उन्हें अनुकूलन कहते हैं। दूसरी बात जो स्थल में पौधे और जंतु रहते हैं उनका आवास स्थलीय आवास कहलाता है। जो पौधे और जंतु जल में रहते हैं उनका आवास जलीय आवास कहलाता है। और मृदा, जल, वायु ये सभी एक आवास के अजैव घटक हैं। और वातावरण में होने वाले वे परिवर्तन जिनके प्रति जीव अनुक्रिया करते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? कुछ नाम आपको दिए हैं जैसे हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी और केचुआ। अगर आप इन सभी को जानते हैं, इन्हें आपने देखा है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से हल, सिलाई मशीन, रेडियो तथा नाव जो हैं वो
निर्जीव वस्तुएं हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न आपके समक्ष है, किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप सोच सकते हैं बच्चों, अपनी तरफ से भी आप कोई ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। हमने यहाँ बादल का उदाहरण रखा है, तो बादल में कौन से ऐसे गुण हैं जो सजीवों जैसे हैं? तो बादल गति करते हैं, हम जानते हैं कि सभी सजीव गति करते हैं, एक विशेष गुण है। इसके अलावा ये अपने आकार में परिवर्तन कर पाते हैं और हम जानते हैं कि सजीवों में वृद्धि होती है, उनके आकार में कई सारे परिवर्तन होते हैं। तो बादल यद्यपि निर्जीव हैं, लेकिन ये 2 विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं जो कि सजीवों से मिलती हैं। अगला प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश भी थी? तो बच्चों कुछ उदाहरण, कुछ नाम आपको दिए हैं। मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब और रबर। तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर सकते हैं कि कुछ वस्तुएं जो पौधों और जंतुओं से हमें प्राप्त होती हैं, वे ही वास्तव में सजीवों का एक अंश थी। तो मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, सेब और रबर, ये सभी वस्तुएं जो निर्जीव हैं, ये कभी सजीवों का अंश थी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। 7वां प्रश्न आपके सामने है। सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। तो हमने सारे सजीवों के लक्षण देखे थे, वो ही लक्षण आपको यहाँ पर बताने थे। तो पहला लक्षण, सजीव वृद्धि करते हैं, हमने चर्चा की थी। सजीव श्वसन करते हैं, ये अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों या उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उसके बाद सजीव उत्सर्जन करते हैं और उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को ये बाहर निकाल पाते हैं। सजीव प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। उसके बाद 8वें प्रश्न को देखते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न ये है कि घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? हमने घास स्थल में रहने वाले एक ऐसे जंतु की बात करी थी जिसकी गति बहुत तीव्र होती है। हमने हिरण की बात करी थी बच्चों। तो उसी बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसे जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाने के लिए तीव्र गति की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऐसे मैदानों में पेड़ों की संख्या काफ़ी कम होती है और घास और पौधे जो हैं ये आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। तो इन स्थानों में जो जंतु रहते हैं, इन्हें अपने शिकारी जंतुओं से बचने के लिए ही तेज गति की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इन जीवों में लंबी टांगे और लंबे कान होते हैं, ये बात भी हमने पढ़ी थी। और इनकी आँखें जो हैं वो पार्श्व दिशा में होती हैं और सामने के साथ साथ ये अगल बगल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ ये 8वां प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न था और इसी के साथ इस अध्याय के सभी अभ्यास प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। अगले भाग में हम अध्याय 10 को शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।